देखो, विद्युत धारा का अध्ययन जो हम लोग करेंगे वो धारा वैद्युतिकी के अंतर्गत करेंगे, समझ गए। बोलचाल की भाषा में दोनों को लोग एक ही बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि विद्युत धारा एक परिघटना है, एक प्रक्रिया है, जबकि धारा वैद्युतिकी क्या है, एक शाखा है। अभी तक तुम लोग पिछले चैप्टर जो पढ़ रहे थे विद्युत स्थैतिकी या स्थिर विद्युत, है ना, वहां हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते थे। और हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान के जिस शाखा में हम किसकी गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं, आवेशों की गति का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कौन सी, धारा वैद्युतिकी। तो इसलिए बाबू आज आपको पढ़ना तो सुलभ दिखेगा, इसलिए क्योंकि आधा सुधा जो समझाया हुआ था पिछले चैप्टर पिछले क्लास में। तो धारा वैद्युतिकी क्या है, तो कहें गतिमान आवेश का अध्ययन ही धारा वैद्युतिकी कहलाएगा, ठीक ना। कैसे आवेश का, गतिमान आवेश का। विद्युत धारा क्या है, तो किसी चालक तार के कैसे से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। शॉर्ट में आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन शुद्ध यही होता है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट समझते हो ना, कि चालक का यदि बिल्कुल पतला टुकड़ा काटे, जैसे इसका बिल्कुल पतला टुकड़ा काटे, तो ये जो कहलाएगा क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट, है ना। तो देखो, विद्युत धारा को जनरली आई से सूचित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर को जानते ही ऐसे सूचित करते हैं। नॉर्मली आई बराबर लिमिट डेल टेन टू जीरो डेल क्यू बटा डेल टी है, ये तुम इंस्टेनियस धारा का ये फॉर्मूला है, आगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी जनरली तुम ध्यान रखो कि आई बराबर क्या होता है, डी क्यू बटा डी टी या क्यू बटा टी। बड़े मान में आवेश बटा समय, और छोटे मान के लिए समय छोटा तो आवेश भी छोटा है, यहां तक कोई दिक्कत। विद्युत धारा का यदि देखोगे कि मात्रक एम्पियर होता है, तो एम्पियर किसके बराबर होगा, तो आवेश का मात्रक बटा समय का मात्रक। आवेश का मात्रक क्या, कूलम, और समय का मात्रक सेकंड। इसलिए एक एम्पियर बराबर होगा एक कूलम बटा एक सेकंड, या एक कूलम प्रति सेकंड, है ना। अब यहां से हम इसके द्वारा हम एक एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं, बताए थे कि यदि प्रति सेकंड किसी चालक से एक कूलम आवेश का प्रवाह होता है, तो प्रवाहित होने वाली धारा एक एम्पियर कहलाता है ना। प्रति सेकंड किसी चालक से कितना, एक कूलम आवेश का यदि क्या होता है, प्रवाह होता है, तो प्रवाहित होने वाली धारा को हम कहेंगे एक एम्पियर। क्या यहां तक कोई दिक्कत है। अब गौर कीजिएगा, एक एम्पियर बराबर क्या होगा, तो एक कूलम प्रति सेकंड। अच्छा, एक तुमको मिली एम्पियर का दे, स्मॉल एम का मतलब मिली, तो मिली का वैल्यू तुम जानते हो 10 के पावर -3 होता है, तो एक मिली एम्पियर बराबर 10 के पावर -3 एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर, माइक्रो माने क्या, 10 के पावर -6, तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर 10 के पावर -6 एम्पियर। क्या यहां तक कोई दिक्कत है बबुआ, यहां तक किसी को समझने में दिक्कत है तो तुम बता सकते हो हमको, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं रुक जाएंगे। बताओ, है किसी को समस्या, क्या शिवम दिक्कत है। और बाकी चीजें समझना ना, कि शादी विवाह लगन के टाइम चल रहा है, पढ़ना नहीं, खाली पूरी मिठाई खाए में लगल रहना, ठीक ना। एग्जाम के समय रतोबा तोड़ बटेगा, ध्यान रखना। पूरा रायता तुम फैलाओगे तो रायता फिर बांटना भी तो पड़ेगा ना, ध्यान देना। विद्युत धारा का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टैट एम्पियर। स्टैट को नॉर्मली ईएसयू के रूप में सूचित करते हैं, किसके रूप में, ईएसयू। आगे इसकी बात करेंगे। देखो, अब सीजीएस मात्रक स्टैट एम्पियर होता है। स्टैट एम्पियर का मतलब क्या है, तब कह सकते हैं कि यदि किसी चालक से प्रति सेकंड एक स्टैट कूलम का आवेश प्रवाह होता है, कितने, एक स्टैट कूलम, तब उससे प्रवाहित होने वाली धारा को हम एक स्टैट एम्पियर। अरे, एक कूलम आवेश का प्रवाह होता था तो प्रति सेकंड एक एम्पियर कहलाएगा, एक स्टैट कूलम आवेश का प्रवाह होगा प्रति सेकंड तो कहलाएगा, है ना। अब देखो नीचे लिख दिए कि ईएसयू, एक ईएसयू जहां लिखा रहेगा समझ जाना कि स्टैट के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, स्टैट के बारे में। पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या कहते हैं, तो याद रखना, इसलिए रखें एक ईएसयू एम्पियर यहां पर जोड़ेंगे, एक ईएसयू एम्पियर बराबर क्या होगा, स्टैट एम्पियर, ठीक ना।
तो 1 एम्पियर का वैल्यू ध्यान रखना 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट एम्पियर होता है। कितना होता है? 3 गुने 10 के पावर 9। अब 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट एम्पियर के इसके बराबर होगा, तो 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट कूलम। अब बटा 1 सेकंड ना होगा। चलिए आगे समझना ईएमयू। ईएमयू का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ईएमयू बराबर होता है 1 एम्पियर का। किसके? 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर को हम लोग जनरली वायर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वायर, वीआई सूचित करते हैं। किससे? डीआई से। फिर से ईएमयू, 1 एम्पियर और वायर तीनों का वैल्यू सेम होता है। अब होता कितना है तो ध्यान देना कि सीधा समझना, एम्पियर का 10 गुना होता है 1 एम्पियर। तो इसलिए कह सकते हैं कि 1 एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर 10 एम्पियर। तो 1 एम्पियर बराबर कितना होगा? 1/10 एम्पियर। क्या इस दोनों लाइन में समझने में दिक्कत है? तो दोनों को ना सीधा याद रखना, 1 एम्पियर 10 एम्पियर के बराबर होता है। इतने से सब हो जाएगा। 1 एम्पियर बराबर 10 एम्पियर। अच्छा, अब ये इसी में बदलेगा तो बदल सकते हो। देखो 3 गुने 10 की पावर 9 था स्टेट एम्पियर का, 1 एम्पियर के बराबर। तो एक एम्पियर करेंगे तो 1 10 और बढ़ेगा। बोलते नहीं हो क्यों? क्योंकि तुम सोचो, अभी भी पढ़े थे कि 1 एम्पियर बराबर होता था 3 गुने 10 के पावर 9 ESC यूनिट था। तो एक यदि कौन एम्पियर कहें? एव एम्पियर। तो 1 एव एम्पियर का मतलब समझो 10 एम्पियर होता है। अब 10 एम्पियर को बदल सकते हैं 10 गुने 3 गुने 10 के पावर 9 ESU। तो 10 से एक पावर बढ़ेगा, इसका मतलब 3 गुने 10 के पावर 10 ESU। क्या किसी को दिक्कत है? अरे अभी मेरे मूर्ख ऊपर पढ़ा ना कि 1 एम्पियर 3 गुने 10 के पावर 9 स्टेट एम्पियर के बराबर होता है। हैं? तो 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? तो 1 एम्पियर 10 एम्पियर के बराबर होता है। इसका मतलब 10 से और गुना हो जाएगा। तो 10 गुना होगा तो 9 की जगह क्या हो जाएगा? 10। अब कुछ बातें ध्यान देना कि धारा कैसी राशि है? बताओ भोपट। अदिश राशि है, परंतु इसमें दिशा होता है नहीं। धारा का प्रवाह हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, एक निश्चित दिशा में ही होता है। लेकिन ये सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि। फिर ध्यान देना, जनरली धन आवेश की दिशा ही किसकी दिशा? धारा प्रवाह की दिशा मानी जाती है। जिस दिशा में धन आवेश का प्रवाह होता है उसी दिशा में माना जाता है कि धारा का प्रवाह हो रहा है। धारावाही चालक में कुल आवेश शून्य होता है। बताओ क्यों? कोई धारावाही चालक है तो आवेश उससे तो प्रवाहित होता है, लेकिन कुल आवेश की बात करेंगे तो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि जितना धन आवेश नहीं आवेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरेलू उपकरण का धारा माना जाता है एम्पियर, 1 एम्पियर। इसी तरह तड़ितों में जो धारा का प्रवाह होता है तड़ित, वो माना जाता है 10 के पावर 4 एम्पियर के रेंज में होता है। वो 10 के पावर 4। इसी तरह याद रखना, जो तंत्रिका में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, तंत्रिका याद करो, तंत्रिका तंत्र में पढ़ा था, साइटन जो होता है वो विद्युतीय आवेग में बदल देता है। तो वहां जो विद्युतीय आवेग का वैल्यू होता है, याद रखना 1 माइक्रो एम्पियर के आसपास होता है। कितना होता है? 1 माइक्रो माने 10 के पावर -6 एम्पियर। ठीक ना? आगे की बातें, दिश धारा और जानते हो विद्युत धारा कितनी तरह की? 2 तरह की होती है, दिश धारा और सारी बातें तुमको अब यहाँ उसकी परिभाषा नहीं लिखाने गए हैं बाबू, इसलिए क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जब पढ़ाएंगे तो वहां इसका पूरा डिटेल आएगा, इसलिए परिभाषा नहीं लिखाने गए। परिभाषा वहां लिखाएंगे। नॉर्मली दिश धारा और प्रत्यावर्ती धारा में तुमको अंतर जान लेनी चाहिए। तो दिश धारा प्रत्यावर्ती धारा में क्या क्या अंतर होता है बताओ? तो सबसे पहले कि दिश धारा का प्रवाह लगातार एक ही दिशा में होता है, जैसा तुम 10वां में पढ़े होगे। और प्रत्यावर्ती धारा का एक निश्चित समय के लिए निश्चित दिशा में उतने ही समय के लिए, इसलिए दिश धारा का ग्राफ बिल्कुल सरल रेखा जाता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ वक्र रेखा होता है। दिश धारा में कोई आवृत्ति नहीं होती है, उसमें नहीं लिखा रहेगा आवृत्ति, और प्रत्यावर्ती धारा में आवृत्ति होती है। दिश धारा को दूर तक प्रेषित करना खर्चीला है। जैसे जैसे दूर जाता है उसका वोल्टेज का मान क्या होता जाता है? कमता जाता है। समझ में आई बात? लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को दूर तक भेजना आसान होता है, कम खर्चीला होता है।
यही कारण है कि दूर तक जब सप्लाई होती है तो डीसी नहीं होती है, एसी होती है। वहां डीसी की जरूरत भी है तो पहले वहां से एसी पहुंचेगा और वहां एसी को कन्वर्ट कर दिया जाएगा डीसी। तो यही सारे अंतर आपको लिखवाए हैं बाबू, गौर करना। हमने वही सारी बातें की है। क्या लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, कौन धारा, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या एक निश्चित समयांतराल पर अपनी दिशा को क्या करती है, बदलती है। इसका ग्राफ कैसी रेखा, सरल रेखा होता है, देख रहे हो। इसका ग्राफ कैसी रेखा, वक्र रेखा होता है। इसमें आवृत्ति नहीं होती है, इसमें आवृत्ति होती है। इससे विद्युत लेपन होता है, याद करो। बैटरी का चार्ज करना, विद्युत लेपन करना, यह सब डीसी से ही कर सकते हैं। एसी से विद्युत लेपन नहीं होता है, पहले उसको बदलना पड़ेगा किसमें, डीसी में। जैसे तुम देखते हो कि वो मोबाइल का भी बैटरी चार्ज होता है तो डायरेक्ट एसी से नहीं हो सकता है। देखते हो बीच में एक चार्जर लगाते हैं, चार्जर क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसे दूर तक प्रेषित करना अधिक क्या है, खर्चीला। इसे दूर तक प्रेषित करना कम खर्चीला है। इस तरह तुम अंतर बना सकते हो बाबू, किसमें, एसी और डीसी में। क्या यहां तक तुमको कोई दिक्कत है किसी को रे? पढ़ाई को केवल ढंग से पढ़ो बाबू, ठीक ना। अब समझना है, गौर करना आगे। कौन धारा, औसत धारा। तो औसत का मतलब समझाए थे कि कोई समय अंतराल हो सकता है, तो इसलिए कहेंगे कि किसी समय अंतराल में, किसी समय अंतराल में। और कैसे समय अंतराल में, क्यों, क्योंकि निश्चित रहेगा तब तो तुम समय का मान निकाल सकते हो, अनिश्चित रहेगा तो समय का मान निकालना। तो इसलिए कहें किसी निश्चित समय अंतराल में चालक से गुजरने वाला कुल आवेश क्या कहलाता है, औसत धारा। आई बात समझ में। किसी निश्चित समय अंतराल में चालक से गुजरने वाला कुल आवेश क्या कहलाता है, औसत धारा। तो औसत धारा को आइए भी से सूचित करेंगे। अब तुम समझो कि किसी निश्चित समय में था, समय का मान एक निश्चित, जिसको हम किससे सूचित किए, डेल्टी से। तो आवेश उसके बीच का डिफरेंस होगा, अर्थात ये दिखा रहा है समय में परिवर्तन, और ये दिखा रहा है आवेश में परिवर्तन। आवेश का मान तो तुम समझो डेल एल बराबर डेल क्यू बटा डेल टी। ये पिछले क्लास में तुमको हम डिटेल समझाए हैं कि कैपिटल डेल्टा कैपिटल टी हम क्यों लिखते हैं डेल टी, क्यों, क्योंकि परिवर्तन कैसा है, बड़ा है। लेकिन यही बात कह दे कौन, तात्क्षणिक धारा। तो सीधे ऐसे कह सकते हैं कि किसी क्षण प्रवाहित होने वाली धारा को तात्क्षणिक धारा कहते हैं, या कह सकते हैं किसी क्षण किसी चालक से प्रवाहित कुल आवेश को हम तात्क्षणिक धारा कहेंगे, किसी क्षण। तो इसका मतलब यहाँ पर आई इंस्टेनियस हो जाएगा। बताओ क्या, क्षण में समय का मान बहुत छोटा है, तो फॉर्मूला तो आवेश विद्युत धारा का होता था डेल क्यू बटा डेल टी। लेकिन यहाँ डेल टी टेंड करेगा किसको, जीरो को। समय बहुत छोटा है, तो समय लगभग किसके करीब है, जीरो के करीब। तो यदि लिमिट हटाएंगे तो तुम समझते हो लिमिट हटाने का मतलब समय बहुत छोटा लिए हैं। तो समय बहुत छोटा के लिए यहाँ आ गया कौन, डेल टी की जगह डी टी। तो आवेश की जो परिवर्तन होगा वो भी बहुत छोटा, कितना, डीक्यू। ये लाइन समझे कि नहीं समझे। ये दोनों इंस्टेनियस का फॉर्मूला है, लेकिन जरूरत हमें इसी की पड़ेगी, डीक्यू बटा डीटी। तो इसको लिखने का तरीका है लिमिट हटाने का, ये तुम पहले ही पढ़े हो लिमिट हटाने का ये प्रक्रिया। फॉर्मूले पढ़े समझे कि फिर से समझाएं, जैसा बोलो। मैंने कहा कि जनरली आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल क्यू बटा डेल टी। लेकिन हम आई इंस्टेनियस ले रहे हैं, तो आई इंस्टेनियस किसके बराबर होगा, तो लिमिट डेल टी टेंड करेगा जीरो को, क्योंकि इंस्टेनियस के लिए किसी क्षण, क्षण का मतलब समय बहुत ही अल्प है, इसका मतलब समय का मान किसको करीब है, जीरो के करीब है। और धारा तो ही है डेल क्यू बटा डेल टी। लेकिन यदि समय बहुत छोटा, इसको हटाने का मतलब क्या है, लिमिट हटाने का मतलब हम समय का मान बहुत छोटा ले रहे हैं, तब बहुत छोटा ले रहे हैं तो यहाँ dt लेंगे। तो कम समय में आवेश के परिमाण का जो परिवर्तन होगा वो भी कम होगा, तो यहाँ पे डेल क्यू की जगह क्या हो जाएगा, डी क्यू। यही हो गया आई इंस्टेनियस होगा। वो यहाँ तक दिक्कत है? अब देखो एक क्वेश्चन अच्छा सा हम उठा लिए हैं प्रीवियस नोट से ही, पिछले बार नोट्स में सेम क्वेश्चन ये था हुआ। देखो क्वेश्चन कैसे निकालोगे, कब समझोगे, ये एक क्वेश्चन के द्वारा हम ये समझाना चाह रहे हैं कि प्रश्न तुमको देगा तो लिखेगा नहीं कि वो एवरेज धारा निकालना है कि
तात्क्षणिक धारा निकालना है। प्रश्न को देखकर समझना पड़ेगा कि वो तात्क्षणिक है कि एवरेज है। जैसे तुमको बताते हैं, कहें कि तुम 9 बजे से 11 बजे के बीच कितना खाओगे, तो हमको औसत निकालना पड़ेगा। हम कहें कि 10 बजे तो कितना खाए हो, मैंने एक निश्चित क्षण में पूछ रहे हैं, तो समझो तात्क्षणिक निकालना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात को? जैसे कहे कि 3 से 5 सेकंड के बीच धारा का मान क्या है, प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये रेंज दे रहा है, रेंज दे रहा है मैंने समय बड़ा है, इसका मतलब कौन, औसत धारा निकालना पड़ेगा। आप क्या देगा कि 6 सेकंड में धारा का मान कितना है, इसका मतलब किसी क्षण पूछ रहा है, 6 सेकंड पर ही पूछ रहा है, ना उससे पहले ना उसके बाद, तो हमको निकालना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस। अब दोनों एक ही क्वेश्चन में समझाएं बाबू, ध्यान देना कि किसी चालक के लिए जो आवेश का मान है बाबू, किसका मान, आवेश का, गौर करना। तो आवेश का मान देखे हैं कि Q का वैल्यू 40 स्क्वायर प्लस 2 है, मान लेते हैं इस रूप में परिभाषित है उसका आवेश। तो आवेश के लिए वेरिएबल तुम देख रहे हो T है, T अर्थात समय है ना, समय वेरी कर रहा है। तो कहता है पहला कि 0 से 2 सेकंड के बीच विद्युत धारा ज्ञात करें, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है 4 सेकंड पर विद्युत धारा निकाले। तो तुम बताओ इसमें क्या निकालना पड़ेगा, औसत धारा, इसमें निकालना पड़ेगा नहीं। अब इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं कि पहली स्थिति में आते हैं तो तुम समझो कि T1 का वैल्यू 0 है, हैं? अरे है कि नहीं है, तो T1 जीरो है, तो यहाँ पर हम इसके अनुसार Q1 निकालते हैं। तो Q का तो फॉर्मूला था बाबू 4T स्क्वायर प्लस 2, अरे थारे ऊपर। तो यहाँ बताओ 4T के जगह क्या बनाएगा, 0 के स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना कूलम आ गया, 2 कूलम। अच्छा, अब निकालते हैं इसके लिए दूसरा समय कितना, T2। T2 कितना था, T2 था बउआ के सेकंड, 2 सेकंड। तो इस पर निकालते हैं कि 2 सेकंड पर आवेश कितना था, Q2 का वैल्यू निकालेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 4 गुने 2 के स्क्वायर प्लस 2, इसका मतलब आ जाएगा बउआ 18। अरे बोलो ना रे, तो इसका मतलब Q1 आ गया 2 कूलम, अब Q2 आ गया 18 कूलम। अब इस स्थिति में हमको निकालना है IAV का फॉर्मूला होता है डेल Q बटा डेल T। डेल Q की क्या, आवेश में परिवर्तन। तो आवेश में 2 कूलम से 18 कूलम गया है, तो के कूलम का 16 कूलम का परिवर्तन हुआ। समय 0 से 2 सेकंड तक के सेकंड का परिवर्तन हुआ, 2 सेकंड का। इसका मतलब 8 कूलम प्रति सेकंड पहले ही पढ़ चुके हो कि क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या ये बात समझ में आया है कि नहीं आया है, दिक्कत है कैसे, इकाव औसत धारा के लिए। अब दूसरा प्रश्न देख रहे हो तो कहता है के सेकंड पर निकालना है, तो 4 सेकंड पर निकालना है, इसका मतलब एक निश्चित क्षण में, तक निश्चित क्षण में होता है dq बटा dt। तो क्यू की जगह बताओ कितना था, 4t स्क्वायर प्लस 2 था, अब बटा dt। अरे समझा, अब नजर दौड़ाओ डी बाई dt निकालना है। तो याद करो कि समझो, याद करो डी बाई dt में क्या जानते हो, पावर 1 आगे आता है, पावर 1 कमता है नहीं। तो 2 चौ 8 टी के पावर 2 माइनस 1 अर्थात क्या होगा जाएगा 1, और अचर पद का कितना होगा, 0 होगा। अरे होगा ना रे, इसका मतलब इसका डी वाई डी टी आ गया 8t, आया ना रे। अब 8t का वैल्यू आपको पता है कितना, के कितना सेकंड पर निकालना था, 4 सेकंड पर था, 4 सेकंड, इसका मतलब 8 चौ 32 एम्पियर। अब बात समझ में आई कि किसी फिक्स समय में देगा तो इंस्टेंटेनियस निकालना पड़ेगा, और जब रेंज दिया है तो एवरेज निकालना पड़ेगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? अरे नहीं रे, इंटीग्रेशन ही नहीं लिखाना चाहिए वो, ये ब्रैकेट लिखना चाहिए वो। इंटीग्रेशन कहाँ से निकलेगा, फार्मूला है dq बटा dt, तो इंटीग्रेशन का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ है। ठीक है, उसको सुधार लेना, ठीक ना। आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक? चलो बच्चा,
अब समझेंगे धारावाहक। क्या समझेंगे? धारावाहक। ये धारावाहक क्या है? तो देखो, धारावाहक का मतलब वाहक माने वहन करने वाला, धारा माने धारा का वहन करने वाला। तो तुम देखो धारा का वहन किन से होता है? इलेक्ट्रॉन से होता है या आयनों से होता है, या तुम पढ़े थे अर्धचालकों में होल के कारण भी होता है। तो कहेंगे जिन कणों के द्वारा आवेश का क्या होता है? वहन होता है, या कहिए जिन कणों के वहन से विद्युत धारा उत्पन्न होता है, उन कणों को ही हम क्या कहेंगे? धारावाहक। नहीं समझे? जिन कणों के वहन करने से, जिन कणों को गति करने से क्या उत्पन्न होता है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो उन कणों को हम कहेंगे क्या? धारावाहक। देखो लिखे हैं कि वे आवेशित कण जिनके एक निश्चित दिशा में प्रवाह से विद्युत धारा क्या होता है? का निर्माण होता है, क्या कहलाता है? या विद्युत धारा उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? धारावाहक। अब यहाँ तुम समझो निश्चित दिशा क्यों लगाए, तुम पहले पढ़े हो, कल पिछले क्लास में समझा रहे थे कि इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में प्रवाह होगा तब विद्युत धारा की उत्पत्ति होगी। विभिन्न दिशाओं में होगा तो एक दूसरे को निरस्त कर देगा, है ना। अब धारावाहक किसमें क्या हो, किस कैसा होता है जो यहाँ लिखे, देखो ठोस में जनरली ठोस चालकों में धारा का प्रवाह का कारण याद करो क्या था? मुक्त इलेक्ट्रॉन, पढ़े थे। द्रव में किसके कारण होता है बताओ? आयनों के कारण होता है। आयन कितने तरह का हो सकते हैं? धन आयन और ऋण आयन। गैसों में दोनों के कारण हो सकता है बाबू, आयनों के कारण भी हो सकता है और मुक्त आयनों इलेक्ट्रॉन के कारण भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि उस गैस की प्रकृति कैसी है। और अर्धचालक में जानते हो इसमें धारा का प्रवाह का कारण कौन? होल और क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों होते हैं। अरे पहले पढ़ते आए ठोस में, इस चीज को पढ़ चुके हो। इसमें खाली वो जोड़े हैं हम गैस वाला और का, नहीं तो बाकी तुम ठोस ही पढ़े थे कि धातुओं में, धातु चूंकि ठोस होता है तो धातुओं में धारा का प्रवाह का कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। द्रव कोई है या वैद्युत अपघट विलयन है तो उसमें धारा का प्रवाह का कारण आयन होता है। गैस में आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। और जो अर्धचालक में पहले से पढ़ते आए हो होल और, ऐसे वो एक जगह और पढ़ोगे जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ोगे तब, जैसे वो पढ़ी है मॉडर्न फिजिक्स तो उसको पता होगा, पढ़िए रे होल इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आई सी हलवा पूरी नहीं है बाबा कि जे पाया जे निपटा देगा। प्राण सूख जाते हैं इसमें, शरीर में खून कम जाता है। तुम लोग जराओ ना, हमने खून चूस लिया है। तुमको पता नहीं है, जिस दिन हम नहीं पढ़ाएंगे ना, जैसे जिस दिन दिन भर नहीं पढ़ाएं तो दिन भर थके नहीं, उस दिन रात को बाबू हम 3 बजे 4 बजे तक ही बैठे रह जाएंगे, नींद नहीं आएगा। आज जिस दिन दिन भर पढ़ा लिए उस समय, उस दिन जिस समय भी लेट गए सुबह हो जाएगा, कोई बीच में फिर उठा ना सकता है। इतना समझो पढ़ाने में क्या होती है, थकान होती है। खैर ध्यान देना। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं इसके बारे में समझाएं कि जनरली ध्यान देना कि पदार्थ के परमाणु में जो होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में क्या लगाता है? चक्कर। तो चक्कर लगाने के क्रम में जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है तो तुम जानते हो कि वो पिछली कक्षा से कौन कक्षा में? अगली कक्षा में कूदता है। ये बात तुम पहले से जानते हो। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कक्षा की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। जानते हो जैसे जैसे कक्षाएं आगे बढ़ते हैं ऊर्जा उसकी बढ़ती जाती है, पहला से ज्यादा दूसरा, दूसरा से तीसरा, ऐसा होता है। तो यदि कोई इलेक्ट्रॉन कौन कक्षा में है? अंतिम कक्षा में है, और उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में कूद जाएगा। अगला कक्षा है ये नहीं है तो कहाँ बताओ, छत है नहीं आगे तो कहाँ कूद जाएगा? बाहर। तो वहीं बाहर जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कैसा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और उसी के प्रवाह से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो यही बात ऊपर देखो लिखे हैं कि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ती है तो अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? प्रवेश करता है, तथा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? मुक्त। सब तो जैसे इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा, लेकिन बाह्यतम का कहाँ जाएगा? तब बाह्यतम कक्षा की यदि ऊर्जा बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की तो कहाँ?
क्योंकि रूल कहता है बाबू कि कक्षाएं जो होती है वो स्थायी होती है। कक्षा की ऊर्जा कभी बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगा किसकी ऊर्जा? इलेक्ट्रॉन की। जैसे ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी फिर उस कक्षा में वो रह ही नहीं सकता है। समझ में आई बात? ऊर्जा बहुत मायने रखता है, ऊर्जा वो आदमी को चला देता है। जैसे अभी कुछ नहीं, अभी तुम्हारे पास अचानक 500 करोड़ रुपया आ जाए, समझ में आई बात? कितना खुश हो जाओ, खाली सुन कहीं आने वाला तो है नहीं। तब 500 करोड़ रुपया आ जाए तो तुमको क्या लगता है कि तुम फिर तिलहड़ा में पढ़ लोगे? नहीं, आप तो यहाँ से मुक्त होगा, क्योंकि तुम्हारे पास माइंड में चल रहा है कि अरे पैसा क्या है। ना सुने हो कुछ लोग, लोग बहुत सारे ऐसे हैं बाबू जिनको नजरिए में पैसा कमाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन वो जब कमाना पड़ता है ना तब एहसास होता है कि पैसा कमाना बहुत ही टफ काम है। देखते हो दुकानदार बेचारा, उसे ग्राहक है जो ऐंठ के ही बोलता है तब भी वो मुस्कुरा ही के बोलता है। पूरा क्या लगता है मन से वो मुस्कुराता है, मन में तो वही चल रहा है कि चप्पल उठाएं और 3-4 चप्पल दे डालें। लेकिन बेचारा फिर भी सब कुछ बर्दाश्त करता है, किसके लिए? क्योंकि 4 पैसे उससे क्या कर रहा है? कमा रहा है। अब आगे धारा घनत्व पूछा जाता है बाबू। धारा घनत्व बिल्कुल ध्यान रखना कि किसी चालक के प्रति एकांक कैसे क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को ही क्या कहेंगे? धारा घनत्व। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जितना धारा प्रवाह होगा, है ना, उसी को क्या कहेंगे? धारा घनत्व। धारा घनत्व को जे से सूचित करते हैं, जे बराबर आई बटा ये होता है। अब इतने से तुम समझ जाओगा ये धारा घनत्व धारा और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। धारा बढ़ाएंगे तो धारा घनत्व बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो धारा घनत्व घट जाएगा। तो तुम बताओ, एक हम कल्पना करो कि ऐसा एक चालक तार ले लिए, एक तरफ पतला एक तरफ मोटा। बताओ धारा घनत्व कहाँ ज्यादा होगा, इस सिरे पर कि इस सिरे पर? है इस सिरे पर धारा घनत्व ज्यादा होगा। मूर्ख इंसान, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारा घनत्व घट जाएगा। धारा घनत्व कहाँ होगा? इस सिरे पर ज्यादा होगा। इसलिए देखो नीचे एक लाइन लिखाए होंगे, देखो धारा घनत्व का मात्रक एम्पीयर पर मीटर स्क्वायर होगा। समझ रहे हो? यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि। याद रखना, धारा घनत्व आगे बहुत इसका डिटेल पढ़ना है। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसकी दिशा बिल्कुल ध्यान रखना किसकी ओर? धनावेश की ओर। धारावेश की ओर याद करो, धारा की भी दिशा थी, इसका मतलब धारा घनत्व की वही दिशा होगी जो धारा की दिशा होगी। कौन धारा? धनावेश की धारा। यदि किसी चालक तार को मोटा करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए क्षेत्र उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब बढ़ने के कारण उसका धारा घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। इसलिए तुमको दिखाएं कि पतला होगा इधर मैक्सिमम होगा, मोटा होगा उधर मिनिमम होगा धारा घनत्व। ठीक ना? धारा प्रवाह के दौरान इलेक्ट्रॉन में एक दूसरे से क्या होती है? टक्कर होती है। समझ में आई बात? अब देखो, एक तुमको कलम समझा रहे थे कि मान लिया जाए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ये, तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? टकराता है। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, इसके बीच का जो समय अंतराल होता है इसी को श्रांति काल कहते हैं। कौन काल? श्रांति काल। देखो नीचे लिख दी, इलेक्ट्रॉन के गति के क्रम में क्रमागत दो टक्करों के मध्य का क्या? समय अंतराल। क्रमागत दो टक्कर के बीच का समय अंतराल वही श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल को किससे? ताऊ से सूचित करते हैं। किससे? ताऊ से, है ना? और मात्रक तो समझ रहे हो कि सेकंड होगा, क्योंकि एक तरह का क्या है? समय है। तो यहां तक आपका आज का फिजिक्स था बाबू। आप देख सकते हैं कहीं यहां तक आपको परेशान